हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। विभा की नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई। इस उम्र में भी उनको भीख मांगनी पड़ रही। वो अपना पर्स खोलती इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफी भीख मांगने वाले रहते, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि भिखारन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए नहीं है तो कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। विभा पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोच और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वह लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही दिखाई दी। विभा उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। बस जिंदगी काटना है इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी। विभा ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट ली जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसमें एक पैकेट छाछ भी ले ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लगी। विभा आगे कुछ पूछती कि विनीत का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक खरा जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ, आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती। और विभा घर की ओर चल दी। तुम भी ना। विभा, स्टेशन पर ऐसे कितने ही भिखारी होते, रोज कितनों को खाना बांटोगे। आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम नाम तो कुछ ये करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। विनीत ने तेज स्वर में कहा। नहीं विनीत, ये आम भिखारन की तरह नहीं थी। जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचारी लग रही थी, तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी। तभी तो कल जाऊंगी, संडे है। ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो विभा वहां चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी थी। अम्मा, मैं आज आप अंदर नहीं है। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाथ पैर भी जवाब दे चुके। अब इस उम्र में कोई काम भी नहीं होता तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हो। विभा के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे भी पसंद नहीं, पर क्या करूं, मजबूरी। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं। पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी चलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों की खुद भीख देती थी। खाना कपड़ा जरूरत का सामान पड़वाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। नौकर चाकर थे, किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था। वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनकी हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वालों को घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम, सब त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे मिठाई दिए जाते थे। जब मेरी गोद भराई तो पूरा गांव जिमने आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में सोहन मिला। सोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही रोहन भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत से मेरा व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज्यादा धन देकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चढ़ा गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था पर मुझे सुनाया जाता कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोले
जब पोत बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभालते रहे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे, और जो लोग पति के साथ में जो थे वो भी छल कपट कर धन कमा रहे थे। बेटों की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि बेटों की शादी कर देंगे, ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक ही साथ घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, अब बहुएं भी नक चढ़ी आ गई थी। वो भी अय्यासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटी रहती थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझे। ये चिंता करने लगा और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा कर्जदार की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई थी। दोनों बेटों को तब होश था, पर तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। दोनों बहू बेटे कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे। उन्हें लगता था कि अकेली माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताना देने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन सोहन बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित भी थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सोची। फिर भगवान का ही फैसला मानकर जाने को तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले सोहन मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पे उतरा। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं। स्टेशन जाकर गाड़ी रुकी और मैं नीचे उतर अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर वो नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लगी थी। कुछ नहीं सोचा। 1-2 दुकानदारों से अपनी आप भी तो सुनाई, पर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में मुझे लेने आएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। तुम्हारा उनके साथ रहना भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाए, खून से सीधा आज उन्हीं बेटों को भारी लगने लगी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर विभा की आंखें फटाई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते। विभा घर पर और विनीत बोला, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलाई, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ विनीत, एक ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती। बेटों से भी माँ का भार न उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो। वो मुकर गई। अब वो न बेटों के साथ रहना चाहती और न ही उन्हें सजा दिलाना चाहती। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं उनसे क्या मुंह रखूं, पत्थर की बन गई। पर विनीत, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? विवाह हम क्या कर सकते? हमारी अपनी नौकरानियां, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन विनीत, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही। हम उसे समय नहीं दे पा रहे और न ही दादा नानी का प्यार दे पा रहे। विनीत, क्यों ना हम बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आए। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। ऐसे ही रास्ते में किसी को उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। फिर वो हमारी कोई लगती नहीं। ऐसी मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर नहीं ला सकते। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन विनीत, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। विवाह की बात सुनकर विनीत चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपनी माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर अपने पैरों पे खड़ा हुआ। विवाह से शादी और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी देख नहीं पाए। विनीत फिर से अनाथ हो गए। ये तो विभा ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो विभा, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें अपने घर पे ले आएंगे। रात को विभा बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया कि वो कल दादी को लेकर घर पे आएंगी।
सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। विभा की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल आई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण दो बेटों की मां भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की बात स्टेशन पे पड़ी हुई थी। विभा रोने लगी। बहुत मुश्किल से विनीत ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे पर विभा वहां से नहीं हिले। विनीत, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते। इनके बेटों को तो कोई खबर भी नहीं कि आज उनकी मां दुनिया से चली गई। विनीत ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। विभा ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। तो दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.